हाँ, तो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे चार से लेके 6 तक। नंबर ऑफ क्वेश्चन एनडी के अंदर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल एग्रीगेट बनता है कितना, 16 से लेके 24 तक। इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है रे ऑप्टिक्स होता क्या है। रे ऑप्टिक्स बेसिकली एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि दो बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। नंबर 1, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी। नंबर 2, ट्रांसवर्स नेचर होगा। अब इस पे भी बात करेंगे आगे। सिर्फ दो बातें याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। एक, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा नेचर क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। ठीक है, अब बहुत से लोग ऑप्टिक्स का मतलब समझते हैं सन ग्लासेस, कैमराज एंड ऑल। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स इज बेसिकली अ टर्म मोर ब्रॉडली रेफर स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर। मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। अगर ये मेरे पास एक इंटरफेस है और ऐसे लाइट आकर के इंसिडेंट होगी, तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा। ये जो भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन है, इसको पढ़ते हैं हम ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, 3 तरह की होती है ऑप्टिक्स, अभी आने वाली स्लाइड में पता लग जाएगा। एक होती है फिजिकल, एक होती है हमारे पास जियोमेट्रिकल, और एक हमारे पास होती है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात ये नोट करना तुमने, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ट्रांसवर्स नेचर है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आकर के इंसिडेंट होगी तो इट गेट रिफ्लेक्ट। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, जो लाइट है वो जाके ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी सीधा हम तक पहुँचेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमें इमेज दिखाई दे जाएगी। जो इमेज ऐसी रेज से बनती है जो हमें लगे कि वो इंटरेक्ट करेंगी, वो वर्चुअल इमेज है। ये इमेज कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो तुम्हें 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, ये देखो, ब्लू, रेड और ग्रीन, ये सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर ब्लू, रेड एंड ग्रीन। सेकेंडरी कलर आर सियान, मैजेंटा एंड येलो। ये पॉइंट नोट करना, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए के अंदर। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स। कौन से कलर्स प्राइमरी हैं, तो ब्लू, रेड और ग्रीन। सेकेंडरी कलर सियान, मैजेंटा एंड येलो। ये है सियान, दिस इज मैजेंटा एंड ऑफ कोर्स येलो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे येलो कैसे बन रहा है, ग्रीन रेड के मिक्सचर से। ग्रीन और रेड के, यहाँ देखो ना, ये रेड है, ये रेड का पोर्शन नहीं आ गया इतना, ये अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, दिस इज, ये रेड का पार्ट है इतना, और इतना ही पार्ट ग्रीन का भी है। तो येलो जो बनता है वो कैसे कैसे बनता है, अगर आप रेड के अंदर ग्रीन मिक्स कर दो तो रेड प्लस ग्रीन विल गिव यू येलो, वो आपको येलो दे देगा। उसके बाद अगर तीनों मिल जाएं तो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर तीनों प्राइमरी कलर को मैं मिक्स कर दूं, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू,
तो वाइट बन जाएगा। रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, तो आपको वाइट मिल जाएगा। या अगर मैं ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर दूं तो, हाँ, ब्लू प्लस ग्रीन अगर मिक्स हो जाए तो फिर मिलेगा हमें सियान। या फिर रेड और ब्लू मजेंटा। तो ये चीज याद रखना, पूछने को सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है। मजेंटा, रेड और ब्लू अगर आएंगे तो क्या बन जाएगा? मजेंटा बन जाएगा। 2 क्वेश्चन आ रखे हैं तुम्हारे पास, एक 2010 एनडीए का, एक 2023 सीडीएस का है, दोनों जरूरी है। ठीक है, पहले सीडीएस वाले की बात करते हैं। साउंड एंड लाइट वेव्स आर, साउंड के बारे में अभी बात नहीं की है, लाइट के बारे में बात की है। लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अब तुम देखो, जो ऑप्शन नंबर आपके पास ए है और डी है, उसमें जाकर के जो है बात अटकती है, क्योंकि बी में क्या कह रहा है? साउंड एंड के बाद लॉन्गिट्यूडनल है, तो जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल, ना बी है ना सी है, या तो ए है या तो डी है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें साउंड के बारे में बता देता हूँ। साउंड है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड कैसी वेव है? बोला करो, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड आपके पास आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और साउंड अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो लाइट आपके पास क्या आ जाएगी? ट्रांसवर्स आ जाएगी। तो लाइट आपके पास आ जाएगी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो इसलिए हमारे पास जो सही ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? बी, सॉरी ए। साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, लाइट क्या है? ट्रांसवर्स है। 2010 का सवाल है, कहता है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सरे टू दैट ऑफ गामा रे। एक्सरे और गामा रे दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दोनों कैसी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। तो आपके पास इसका सही आंसर क्या आएगा? 1। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हमें कहता है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर आपके पास 7 वेव्स आती हैं। सबसे पहले गामा, देन गामा के बाद एक्सरेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स एंड एट लास्ट रेडियो वेव्स। सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेस की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है किसकी? रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कुछ मीटर से लेके कई सौ किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की होगी, जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, फॉर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ज़्यादा वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी सबकी सेम है। कहता है वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन आर गिवन एज दिस। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ बताओ, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड में किसकी होगी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा? इंफ्रारेड की। और सबसे कम अल्ट्रावायलेट की। तो अब हमें सही आंसर पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इंफ्रारेड यहाँ है और यहाँ है, तो ना तो ये है ना तो ये है। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट है, यहाँ पे भी अल्ट्रावायलेट है, तो ये 2 ऑप्शन सेम है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो बी भी सही है और डी भी सही है। ऐसे आ सकते हैं दोनों सही? हाँ, मल्टीपल चॉइस का क्या मतलब होता है? एमसीक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। तो तुम कोई एक लिखोगे ना, कभी कभार ये वैसा एरर भी हो सकता है, प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? ये बताओ, इसका कौन सा आएगा? डी, एक्सरे और गामा रेज। क्लियर है बात? ठीक है, ये नोट करो ऑर्डर वाइज, पहले गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। ऑर्डर वाइज नोट करना।
हो गया, चले नेक्स्ट। चलो हरमन हो गया। अब इंटरेक्शन विद मैटर, जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, 3 हमारे पास प्रोसेस होते हैं जब लाइट किसी भी मीडियम पे आके इंसिडेंट होती है, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो ट्रांसमिट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड व्हेन इंसिडेंट लाइट ऑन एन इंटरफेस, सम पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, कुछ पार्ट उसका सेम मीडियम में वापस चला जाएगा। लाइट कैन पास थ्रू द न्यू मटेरियल विद वेरिंग डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, पास कर जाएगी, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेकिन तीसरा, लाइट एनर्जी कैन बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस मॉलिक्यूल एंड कन्वर्टेड इनटू हीट, जब लाइट किसी बॉडी पे आकर के पड़ेगी तो वो एब्जॉर्ब होगी। अब एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है पीयूष? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने धुरा सेंटेंस बोला, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो जब लाइट एनर्जी आकर के इंसिडेंट हुई तो वो किस में बदल गई? हीट एनर्जी में, बॉडी जो है वो हीट हो जाएगी। ठीक है सर, सबसे कम फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है। हाँ, सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा कम होगी। टाइप्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, सबसे पहले बात आती है, क्या हुआ? मैंने डायग्राम में तो वो लिखा था कि सबसे लॉन्गर वेवलेंथ, कम फ्रीक्वेंसी उसकी हाँ। रेडियो होगी। मिनिमम सबसे कम रेडियो ये देखो, लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी। तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले बात आती है फिजिकल ऑप्टिक्स की। फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग वेव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं लाइट की। वेव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग। किस तरीके से लाइट प्रोपगेट करती है। वो नीचे देखो फोटो जो है वो डायफ्रैक्शन हो रहा है बादलों से, मोस्टली पहाड़ों में देखा जाता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद वो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन है। नोट डालिए, एक नोट डाल के एक लाइन लिखिए, पोलराइजेशन इज द ओनली फिनोमिना, polarization is the only phenomena which proves the transverse nature of light। पोलराइजेशन इकलौता ऐसा फिनोमिना है जो ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करता है लाइट का, याद रखना। अब फिजिकल ऑप्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन डिजाइनिंग ऑफ टेलीस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी होती है? वेव प्रॉपर्टीज, याद रखना ये बात। ठीक है, वेव प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन में फर्क है। डायफ्रैक्शन और, हाँ बहुत बड़ा फर्क है, बताता हूँ। अरे रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट की सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है, डायफ्रैक्शन के अंदर पूरी की पूरी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, मतलब पूरी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल थ्रू एंड इंटरेक्ट विद लेंस, मिरर एंड अदर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। जो रे ऑप्टिक्स है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आती है, किस तरीके से जो है लाइट बिहेव करती है। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दो बातें याद रखना, फिजिकल ऑप्टिक्स में हम वेव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जो तीसरी तरह की ऑप्टिक्स है ये तुमने नहीं देखी कहीं भी, दिस इज़ द फ्यूचर, क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होते देखते हैं मूवीज़ में, वो हवा में ही कंप्यूटर स्क्रीन बन जाती है, वो उस पर करते रहते हैं, वो होती है क्वांटम ऑप्टिक्स। डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर एट क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल पे एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक उसके बाद आता है क्वांटम लेवल, नैनोमीटर से भी छोटा। ठीक है, इसमें तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट, प्लेन मिरर, क्वांटम ऑप्टिक्स
प्लेन मिरर। हाँ जी, एक रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड सरफेस है, ये रहा ऑब्जेक्ट, एक रे यहाँ से गई वो रिफ्लेक्ट हो गई, एक रे यहाँ से गई ये रिफ्लेक्ट हो गई, देखने वाले को लगेगा यहाँ से आ रही है, यहाँ इमेज मिल जाएगी। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट इमेज की है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूर इमेज रखी हुई है। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट, सेम साइज की बनेगी, मैग्नीफाइड नहीं बनेगी, ना छोटी बनेगी ना बड़ी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। कभी है देखा है ऐसा मिरर जो तुम्हारे उल्टी सीधी इमेज बनावे? प्लेन मिरर, घरों में जो शीशा होता है वो ऐसे ही दिखाते हैं ना, जैसे तुम हो, खूबसूरत तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तो बहुत खूबसूरत, है ना? ठीक है, तो ये प्लेन मिरर है। और लाइट रेज मिलती नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। ऑप्टिकल पावर प्लेन मिरर की है 0, जैसी आपकी असलियत है वैसी दिखाई देगी आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हाइट दिखाई देगी, अगर आप छोटे हैं तो छोटे दिखाई देंगे, तंदुरुस्त है तो तंदुरुस्त दिखाई देंगे, जैसे भी हैं वैसे दिखाई देंगे। ठीक है पीयूष, तुम शीशा जो है कभी झूठ नहीं बोलता। कुछ सवाल पे आइए, ये देखो कितना आसान सवाल, मजाक है। ये रहा प्लेन मिरर, अब ये मत सोच रहे ये गोल है तो ये स्फेरिकल मिरर हो गया, शेप नहीं मैटर करती है। ठीक है रुद्र, क्या आंसर होगा इसका? द इमेज वी सीन प्लेन मिरर इज, अभी अभी बताया है। ये देखो यहाँ कहीं लिख नहीं रही, नहीं लिख रही, बताओ पहले बता, फोटो कैसे दिखाई देती है अपनी, इमेज कैसे दिखाई देती है? बढ़िया, रियल। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड। आज घर जाना, शीशे के सामने हाथ ऐसे करके देखना, तुम्हारा राइट हैंड वहाँ लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, देख लेना। ठीक है रुद्र, पूछो। मान लो शीशा है, मान क्या लिया है शीशा, आगे बोल। मान लो इसके सामने आपने हाथ रखा है, क्या ये कपड़ा हटा दो, शीशे के ऊपर रख तो शीशा साफ हो जाएगा। नहीं, और शीशे के ऊपर रख सही बात है, मतलब ये चीज तो मैं जा ही नहीं रही ना। मैं आई कैन अंडरस्टैंड योर एक्सप्रेशन, मैं समझ सकता हूँ। चलो इसकी बात बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? सेम साइज की इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड होती है, और रियल इमेज नहीं बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ये नोट करो, क्या बाबूजी बन के बैठे हो? हो गया, चले नेक्स्ट। इमेज बनती है वर्चुअल, लेटरली इन्वर्टेड, इरेक्ट। अगर पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो प्लेन मिरर ऑफ लेंथ इक्वल टू हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सफिशिएंट। ठीक है, अगर किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसे अपनी पूरी इमेज देखनी है तो कितनी हाइट का मिरर सफिशिएंट होगा? प्लेन मिरर 85 सेंटीमीटर का, हाफ। नेक्स्ट, साइज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अगर दो मिरर 300 थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है तो n की वैल्यू आती है 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा। और ये जो 360 अपॉन थीटा है
अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी n-1। अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी n। अगर दो मिरर 120 डिग्री पे इंक्लाइन है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी? 3। 360/120 कितना? 3। अगर मिरर जो है 90 डिग्री पे इंक्लाइन है तो कितनी इमेज आएंगी? 4-1। ठीक है। और अगर दो मिरर पैरेलल हैं तो कितनी इमेज आएंगी? नॉट डिफाइन। जब आप किसी सैलून में जाओगे तो वहाँ पे देखना, एक मिरर आपके सामने, एक मिरर पीछे, इनफाइनाइट इमेज। किसी वो देखिए हेरा फेरी, वो लास्ट में सर्कस में वो शीशे वाले उसमें नहीं घुस जाता है, चारों तरफ शीशे लगे होते हैं पैरेलल, बहुत सारी इमेज, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ से निकलने का रास्ता है। मैं नहीं गया, फिर मेरे से मिस हो गया वो। ठीक है, एलांटे में भी है मिरर मेज करके। चलो सवाल पे आ जाओ। 150 कह रहा हूँ, 1.50 मीटर इसकी हाइट है, 150 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कितना मिरर सफिशिएंट है? इतना, यानी कि 75 सेंटीमीटर। ठीक है। एक और बात याद रखना, ये मैंने मेंशन नहीं की है। अगर मुझे यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे एक मिरर है, मुझे अपनी पूरी की पूरी मुझे दीवार की इमेज देखनी है, पूरी की पूरी दीवार की कंप्लीट इमेज। यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मिरर लगा हुआ है, मुझे दीवार के पीछे की इमेज देखनी है। तो कितना मिरर सफिशिएंट होगा? h/3। h क्या है यहाँ? किसकी? जी नहीं, हाँ, जो देख रहा है उसकी हाइट है। ठीक है। चलो क्वेश्चन का जवाब दो। ये तो क्वेश्चन यही हो गया। 2023 पेपर 2 का सवाल है भाई। ठीक है, 2023 पेपर 2 का सवाल है। आसान इसलिए लग रहा है, कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट में पूछता फिर गड़बड़ हो जाती। ठीक है पीयूष? नहीं, ये कोई ईगो वाली बात थोड़ी है, मैं तुमसे लास्ट में पूछूं। 1.5 मीटर हाइट है सीता की, और वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ी हुई है जो कि एक वॉल के ऊपर लगा हुआ है। अपनी पूरी इमेज उसे देखनी है, तो कितनी मिनिमम हाइट आपको प्लेन मिरर की चाहिए ताकि सीता जो है अपनी पूरी इमेज देख सके? तो कितनी आ जाएगी? 0.75, हाफ h/2। क्या लिख रहा है? चलूँ नेक्स्ट? अरे यूट्यूब पे भी बढ़िया वीडियो देख लो, तुम्हें देखनी है तो। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 9th में भी पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट जो है किसी इंटरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, कौन कौन सा? रुद्र बताएगा। नो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ भाई। पीयूष, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। करण, शट अप। हाँ जी। एक होता है स्मूथ, जो ये है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो प्लेन मिरर से होता है, आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधे दिखाई देते हो। एक होता है डिफ्यूज्ड, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता, जो रॉक गार्डन में है, जाके देखना, वहाँ 7-8 शीशे ऐसे हैं, उसमें किसी में आपकी गर्दन बहुत लंबी दिखाई देगी, किसी में धड़ बहुत लंबा दिखाई देगा, देखना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है इस तरीके से, इस तरीके से होगा। जब लाइट इंसिडेंट होगी ऐसे होगी रिफ्लेक्ट, या ऐसे इंसिडेंट हुई ऐसे होगी रिफ्लेक्ट, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई वो नहीं है। सवाल का जवाब दो। सवाल क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस नॉर्मल। व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर इट अंडरगो अ डेविएशन ऑफ। अगर एक लाइट
एक लाइट इंसिडेंट हो रही है कितने एंगल पे? 40 डिग्री पे। कितने पे? मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। एंगल लाइट इंसिडेंट हो रही है आई पर, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है कितने पर ही? आई पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये इंटरफेस ना होता तो लाइट ऐसे जाती। ये पूरा एंगल तुम्हारे पास कितना है? ये कितना है? 180। और ये है डेविएशन, इसको मैं डेल बोल रहा हूँ। तो अगर मुझे डेविएशन निकालना है तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई। 2 बार आई आ गया ना भाई, 2 बार आई आ गया। ये आर है वैसे तो, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर। सो 180 माइनस 2 इंटू 40, कितना आंसर आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना डेविएशन कितना होता है हमेशा? 180 माइनस 2i। 180 में से 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब प्रॉब्लम ये थी, मैंने प्लेन मिरर के वो नहीं लगाए। ओहो, प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लेन मिरर है उससे अगर मुझे कोई इमेज भी देखनी है तो कम से कम h/2 हाइट का प्लेन मिरर मुझे चाहिएगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, जो गाड़ियों में रियर व्यू मिरर होता है जिसमें पीछे की वो देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो अगर प्लेन मिरर लगाएं तो। अब एक ट्रक की जो है इमेज देखनी है, ट्रक की लेंथ कितनी होगी? मतलब वाइड में नहीं आएगी। तो इमेज तो बहुत दूर की बात है, पहले हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। मतलब हाँ, वो तो ठीक है। प्लेन मिरर जो है सबसे बड़ी और सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनाता है। तो अगर आपको एक ट्रक की इमेज देखनी है तो आपको एक बहुत बड़े मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, हाफ द साइज़ ऑफ दैट ट्रक। और उसको कैरी करना किसी भी बाइक के साथ, चलो गाड़ी के साथ 1% को मान लेते, बाइक के साथ इम्पॉसिबल है। तो ऐसे मिरर की रिक्वायरमेंट है जो बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज और छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना सके। फिर आता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है जिसकी पॉलिशिंग अंदर से कर रखी है, वो कन्वेक्स है, शेप से कुछ नहीं होता। जिसकी पॉलिशिंग अंदर से है वो कन्वेक्स है, जिसकी पॉलिशिंग बाहर से है वो कनकेव है। जो कनकेव है वो कैसा मिरर है? बोलो जी नहीं, कन्वर्जिंग। कनकेव जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब ये है कि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ये मेरे पास कनकेव है और ऐसे आकर के लाइट इंसिडेंट होगी, एक ये रही एक ये रही, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर है कुछ इस तरीके से, ऐसे आएंगी लाइट रेज और डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरीके से। ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो कॉन्वेक्स कैसा है? डाइवर्जिंग है। कॉन्केव कैसा है? कन्वर्जिंग है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं। जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक मिरर से तो ये लाई कर रहा है राइट हैंड साइड, एक मिरर से लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब अगर साइन के लिए बात जाऊंगा तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, वो बाद में बताऊंगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देन पोल, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सबसे मिड पॉइंट, स्फेरिकल मिरर मतलब ये पोल है। उसके बाद अपर्चर, लेंस सॉरी अपर्चर ऑफ अ मिरर और लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपन। ये पूरा अपर्चर है। ये आपके पास जो है दैट इज अपर्चर। ये जो शैडो पार्ट है ये अपर्चर है। एक बात और याद रखना,
जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतनी ब्राइट इमेज बनेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोकस क्या है? फोकस ज़रूरी बात है। लाइट रे ऐसे आई भाई, समझना बात को, और ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो ऐसे लगेगा कि किसी पॉइंट पे वो जा करके मिलेंगी। जिस पॉइंट पे लगेगा कि इमेज बन जाएगी, अपीयर आएगी, उसे कहते हैं फोकस। कन्वेक्स के लिए ये वर्चुअल होता है, कनकेव के लिए ये रियल होता है। ये है फोकस। It is on the axis of mirror or lens where ray of light parallel to the axis converge or appear to converge after reflection, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है। फिर कहता है फोकस क्या है? जहाँ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, या तो कन्वर्ज होंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से। याद रखने बात, प्रिंसिपल फोकस और फोकस में डिफरेंस समझ लो। जहाँ पे लाइट रे या तो कन्वर्ज होंगी या हमें लगेगा कि कन्वर्ज हो रही है, लेकिन ये जो है फोकस जो है वहाँ पे 110% मिलेंगी। तो फोकस हम कनकेव के लिए डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल फोकस दोनों के लिए होगा। ये रूल फॉर्मेशन है, सॉरी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। पहला रूल कहता है अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है इंसिडेंट होगी, तो वो किससे पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? अगर फोकस के थ्रू इंसिडेंट होगी तो ऐसे पास हो जाएगी। और तीसरा रूल ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये 3 रूल है इमेज बनाने के। कन्वेक्स के लिए थोड़ा अलग है। कन्वेक्स के लिए ये देखो डाइवर्ज हो गया तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, दूसरे केस में ऐसे आ रही है, ऐसा लगेगा पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वहाँ पे मैंने ये थर्ड बताया, वहाँ पे ये थर्ड बताया, ये फर्स्ट है, ये थर्ड बताया है और ये सेकंड है। ठीक है, ये रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, इनसे इमेज बनती है। नेक्स्ट आ जाओ, ये इमेज फॉर्मेशन के रूल है। जैसे जैसे सबसे पहले इसमें एक बात समझना तुम लोग, क्योंकि सवाल आता है कई बार। ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से मिरर के नज़दीक लेकर के जा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर कहाँ आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस से पहले। इमेज देखो, रियल 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 कब तक? जब तक वो फोकस पे है। जैसे ही फोकस से एक पॉइंट आगे बढ़ा, इमेज क्या हो जाएगी? एकदम से वर्चुअल हो जाएगी एकदम से। साइज पहले डिमिनिश्ड था, हाईली डिमिनिश्ड था, फिर कम हुआ, फिर सेम साइज, फिर बढ़ा, फिर बहुत बढ़ा, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के। ये 1 बाय 1 है तुम्हारे पास सारे के सारे। ठीक है, इनको वीडियो में से पढ़ लेना, वहाँ मैंने पूरी डाली हुई। अब क्वेश्चन आया था 2024, ये कौन सा चल रहा है? 25। इस बार 2025 पेपर 2 होगा जो तुम पहली बार दोगे। ये 2024 पेपर 2, जो तुम्हारे से पहले +2 का बैच था उनका पहला पेपर, उसका पहला क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इनमें से कौन सा सही है? इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिजिक्स के क्वेश्चन आसान आते हैं बहुत, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ऑप्टिक्स के आसान आते हैं? नहीं, सारे पढ़ा दूंगा, देखता जा तो खुद ही देख। कन्वेक्स से हमारे पास सिर्फ 2 ही केस हैं। इस बार जो पहला क्वेश्चन आया था 2025 का कॉन्वेक्स से, वो ये वाला सवाल आया था, ये वाला सवाल आया था। उसने कहा था कि जो इमेज है वो पोल और फोकस के, सॉरी ऑब्जेक्ट जो वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी? ये 2025 पेपर 1 का सवाल है और पहला ही क्वेश्चन है फिजिक्स का।
बिल्कुल पहला ही सवाल। ठीक है, इसमें सिर्फ दो केस है, इन्फिनिटी है तो फोकस पे बनेगी, और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, मिरर के पीछे की साइड। मेरे पास ये तो रहा, नहीं ये रहा, यहाँ पे रख दिया इमेज, एक रे ऐसे गई जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो फोकस से पास होगी या लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए लगेगी वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, जहां पे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज बन जाएगी। एक ज़रूरी बात, जो वर्चुअल इमेज आपके पास मिरर कॉनकेव बनाता है वो बड़ी होती है, जो वर्चुअल इमेज आपके पास कॉन्वेक्स बनाता है वो डिमिनिश्ड होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तुम लोग मैग्निफिकेशन से भी बता सकते हो, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन वो बोल दे कि मैग्निफिकेशन है आपके पास 2, तो ये कौन सा मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है। अगर वो बोल दे मैग्निफिकेशन है 1/2, तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो सिर्फ मैग्निफिकेशन देखने से भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये कुछ यूजेज हैं, 2012 में सवाल आ रखा है। द मिरर यूज फॉर हेडलाइट ऑफ अ कार, कौन सा आएगा, अब ये बढ़िया सवाल है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक बनेगा। प्लेन और सिलेंड्रिकल बन नहीं सकता, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल कॉनकेव या पैराबोलिक कॉनकेव, पैराबोलिक आएगा। ठीक है, पैराबोलिक आएगा। कनकेव के यूज क्या क्या हैं, शेविंग मिरर, ड्रेसिंग टेबल मिरर, और ये टॉर्च, अरे वो लिखे हुए तो हैं। शेविंग मिरर, मेकअप मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं टॉर्च में और सोलर फर्नेस में। ये यूजेज हैं किसके, कॉनकेव के। कॉन्वेक्स के क्या यूजेज हैं बताओ, रियर व्यू मिरर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछा हुआ है 2017 में, सबसे इंपॉर्टेंट ये रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट, शॉप सिक्योरिटी मिरर और रियर व्यू मिरर। ठीक है, ये जो गाड़ी का ये जो विंडशील्ड होती है कौन सा मिरर होता है, ये प्लेन मिरर। अगर आप एज इट इज तो आपको दिखता है सब कुछ जितनी दूर, हाँ कौन सा होता है, प्लेन मिरर, जो विंडशील्ड होती है। एक मिरर ना यहाँ पे होता है, यहाँ पे जैसे गाड़ी है ना यहाँ पे होता है वो, जिसमें बैक साइड का दिखता है, वो कौन सा मिरर होता है, जो मिरर यहाँ पे होता है बिल्कुल, जी नहीं वो भी प्लेन मिरर ही होता है, पर वो तो बड़ी वाइड इमेज बनाता है। नहीं हम नज़दीक होते हैं इसलिए हमें लगता है। 2017 का सवाल है, मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, सबको पता है क्या, कन्वेक्स। ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।